जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री में। आइए हम लोग शुरू करें सेट नंबर 10। अभी तक हम लोगों ने 9 सेट को कर लिया है। जो स्टूडेंट नए हो वो जाके पीछे सेट को देख सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए सेट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो वह पेशवा था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव की बात करें तो इनका कार्यकाल 1740 से 1761 के बीच रहा है और इनका लोकप्रिय नाम नाना साहेब था। नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे ये। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एडनबरो के समय संपन्न हुआ। 1843 में, अगस्त 1843 में लॉर्ड एडनबरो को द्वारा सिंध का विलय किया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो इन्हीं के समय हुआ था। अगला है, किस किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था और इनको सामाजिक सुधारों के कारण मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। 1739 को यह बिहार का सूबेदार था। बिहार का सूबेदार था। 1740 में यह बंगाल का नवाब बना। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम मिर्जा मोहम्मद खान था। मिर्जा मोहम्मद खान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक एमजी रनाडे जी को कहा जाता है। एमजी रनाडे जी को पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण जनक कहा जाता है। अगला है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? तो भारत की राजधानी को भारत की राजधानी को सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। अगला है, 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। इंडिया मिरर के संस्थापक मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं। द लीडर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हैं। द लीडर पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो बात करें लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई।
अगला है, अगर लॉर्ड डलहौजी की और चर्चा करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही इनाम कमीशन का गठन किया गया। इनाम कमीशन का गठन किया गया 1852 में, और इन्हीं के समय व्यक्तिगत सिद्धांत का भी लाया गया, व्यक्तिगत सिद्धांत भी लाया गया। अगला है, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। इसी समय गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया गया। अगला है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो वह नारायण गुरु द्वारा दिया गया। नारायण गुरु द्वारा दिया गया। उन्होंने अरविपुरम आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उन्होंने अरविपुरम नाम आंदोलन का भी नेतृत्व किया। अगला है, किस किसान आंदोलन में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किया गया? तो वह है चंपारण आंदोलन में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती एवं इसके प्रथम महासचिव NG रंगा जी थे। अगर सहजानंद की बात करें तो इनके द्वारा ही हुक्का नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया गया। अगला है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो वह था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को 1931 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में यह वैशाली में आयोजित की गई थी। वैशाली में आयोजित की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो उस टाइम अध्यक्ष थे सभा कामी की अध्यक्षता में 383 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं, ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंक ने किया था। इल्बर्ट विल लॉर्ड लिटन ने नहीं किया था। अगला है, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। दास प्रथा का लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। इल्बर्ट बिल की बात करें तो यह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और लॉर्ड लिटन की अगर बात करें तो लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो वह व्यक्ति थे C.F. एंड्रूज ने कहा था कि यह जानबूझकर हत्या है। अगला है, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत
मीमांसा दर्शन से लिया गया है और कर्म सिद्धांत को पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में प्राप्त हुआ। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और अगला देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो वह शासक था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने प्रथम बार मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। अगला देखते हैं, अब विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। अगला है किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? वह था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई की शुरुआत की गई थी। अगला है जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? तो 1659 ईस्वी में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। अगला है ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित महाजनपदों और उसकी राजधानियों को सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौशल श्रावस्ती की राजधानी, मथुरा सूरसेन की राजधानी, वश कौशाम्बी की राजधानी, कुरु अहिछन्न की राजधानी ये नहीं है। कुरु जो है पांचाल की राजधानी थी और अहिछन्न जो है ये अहिछन्न पांचाल की राजधानी थी और कुरु इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। अहिछन्न पांचाल की राजधानी थी। अगला देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। अगला है नवरत्न किस राजा के दरबार में थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों की बात करें तो पहले हैं अमर सिंह, धन्वंतरी, छपाणरक, वारामिहिर, वररुचि, हरिसेन, शंकु, बेताल भट्ट और कालिदास। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ये विशाखा दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। मृच्छकटिकम, शूद्रक, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से है। अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था से है। अगला है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय वहां के शासक भीमदेव थे। अगला है गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया वह कौन था? वह थे स्कंदगुप्त।
हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम स्कंदगुप्त का शासनकाल था। अगला है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है और यह आंध्र सातवाहन वंश से माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में अपना पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो वह शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने शुद्ध संस्कृत में अपना पहला शिलालेख जारी किया। अगला देखते हैं हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स हॉटस्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक हैं। इसमें उच्च प्रजातियों के समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। यह हॉटस्पॉट उच्च प्रजातियों के समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। अगला है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो यह बिहार के अररिया जिले में स्थित है। यह परमार नदी के किनारे अभी हाल ही में परमार नदी के किनारे 15 डॉल्फिन अभ्यारण्य मछलियां पाई गई थी। अगला है अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील की बात करें तो यह कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील कैमूर जिले में स्थित है। यहीं पर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। अगला है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। तो 75 वर्ग किलोमीटर वनावरण और 338 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। अगला है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन अधिनियम निवारण 2005 से लागू हुआ। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना हो। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। अगला है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। इसका सबसे तार्किक आंसर है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। अगला है भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन देखते हैं बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। अगला है भाषा की पाठ्यपुस्तक। अगला है भाषा का आकलन। तो इसमें सबसे बेहतर आंसर होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं बच्चों को अभिनय सिखाना। अगला है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला है बच्चों को अनुशासित करना। सबसे तार्किक आंसर इसमें सी वाला विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तरसक धरोहर से जुड़ते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजक प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? पहला है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना पसंद करते हैं।
अगला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। अगला है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अगला है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो इसका तार्किक आंसर होगा 3 महीने के बच्चों का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। अगला है हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो इंद्रजीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। और रुचा कंबोज की बात करें तो रुचा कंबोज ये विश्व बैंक ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत हैं। और अजय बंगा की बात करें तो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है। तो उसका नाम है वरुण। इसके क्षमता की बात करें तो यह 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। अगला है हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। अगला देखते हैं 48वां नंबर, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है सही नहीं है। पहला है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। अगला है वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था। उसके बाद है वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया था। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। इनमें से सभी सही हैं। पहला भी सही है, इसका आयोजन मैड्रिड में हुआ था। दूसरा भी सही है, 2022 का सम्मेलन 32वां संस्करण था। तीसरा भी सही है, वर्ष 2023 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है। तो वह नदी है फल्गु नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। इस डैम का एक और नाम भी है जिसे गया जी डैम भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा, 95 मीटर चौड़ा है। अगला देखते हैं जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है। तो उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी, उपयुक्त में से सभी। अगला है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। तो वह प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए को आरएनए में बदला जाता है। अगला है कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो वह है प्रजातिकरण प्रक्रिया द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है। तो वह है फाइबर को मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता। अगला है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो वह है आयरन। एनीमिया की कमी से आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है।
एनीमिया रोग होता है। अगला है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति सहायक होता है? उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो वह जोड़ है बाल और साकेट। बाल और साकेट। अगला है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली है। तो वह मछली है गम्बूसिया। गम्बूसिया मछली ये मीठे पानी की एक छोटी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। मच्छरों के लार्वा को खाती है। अगला है, केंद्रीय रिक्तिका। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है? तो इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। अगला है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स आनुवंशिकता का अध्ययन है। आनुवंशिकता का अध्ययन है। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। और एक पार्सेक की बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। अगला है, दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? पहला है भारी वस्तु, दूसरा है हल्की वस्तु, तीसरा है यह वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है। दोनों वस्तुएं जमीन पर एक समय पहुंचेंगी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके, रेफ्रिजरेटर के अंदर के गर्मी निकाल कर और उसे बाहर स्थानांतरित करके, रेफ्रिजरेटर के भीतर के भाग को गर्म करके। तो रेफ्रिजरेटर काम करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। अगला है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश तरंगों की बात करें तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। प्रकाश की गति की बात करें तो यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति का रेंज क्या होता है? अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति का रेंज 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होता है। 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें जनरेटर की तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर बात करें ट्रांसफार्मर की तो यह विद्युत संकेत को वोल्ट स्तर में बदलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो वह है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। तापमान भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, आर्द्रता भी प्रभावित करती है। तापमान, दबाव, आर्द्रता ये सब ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत नहीं प्रभावित करते। अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। और अन्य तत्वों की बात करें तो कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 2% पाया जाता है, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 1% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? कॉस्मिक किरणें आवेशित एवं अनावेशित दोनों हो सकती हैं। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए बात करें तो ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ साधारण बल लिखा है, यहाँ साधारण जल है। साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक बात करें तो फ्रांसियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट सर्वाधिक वैद्युत चालक अधातु है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। अगला है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला है स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री के सहयोग, संसद के सहयोग, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग, उच्चतम न्यायालय के सहयोग। तो इसका आंसर होगा सी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम में पंचायती राज व्यवस्था है। इसके अलावा एक मणिपुर राज्य है, मणिपुर में भी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कुल मिला के 2 राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला है सिक्किम, दूसरा है मणिपुर। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता भी है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि भी है, विधि के समझ समता ये नहीं है, ये आर्टिकल 14 में है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी 1 और 2। आगे देखते हैं भारतीय संसद बनती है। देखते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद बनती है। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति की चर्चा है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो वह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अगला है निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई है।
अगला है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई। अब भारतीय संविधान की बात करें तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951 के दौरान प्रथम चुनाव आयोजित किया गया था। अगला है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। सही है। अगला है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो? नहीं। अगला है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा सही है। इस तरीके से आंसर बी 1 और 3। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो इसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर भारतीय का मौलिक अधिकार है कि वह निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो वह है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला है 85वां नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 117 में कहा गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 112 की बात करें तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट की बात की गई है। अनुच्छेद 115 की बात करें तो इसमें अनुदान मांग की चर्चा की गई है। अगला है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। नहीं। अगला है बिहार में पंचायती राज में त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया। सही है। अगला है पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ये बी ऑप्शन गलत है। इसमें 18 विषय नहीं, कुल 29 विषय हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई तो वह है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा
इसकी गणना की जाती है। इस CSO, इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि लक्ष्य क्या है? तो केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? तो वह है 20 लाख करोड़ रुपए। अगला है माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोबो स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। सैंडल पीक की बात करें तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। और दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोबो स्थित है। इसी में माउंट हैरियट भी स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दूध सागर जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। यह गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुलिया जलप्रपात की बात करें तो चुलिया जलप्रपात या चुलिया और बिहार जलप्रपात ये दोनों राजस्थान में स्थित है। दोनों राजस्थान में स्थित है। अगला है 94वां नंबर, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में गिरना सिंचाई परियोजना नासिक जिले में स्थित है। यह गिरना नदी पर स्थित है। अगला है जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है। लूनी एकमात्र भारत की अंतर्वाही नदी है जो कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। अगला है कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोच्चिन को पालघाट दर्रा जोड़ता है। थालघाट दर्रा की बात करें तो यह नासिक और मुंबई को जोड़ता है। नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो यह मुंबई और ठाणे को जोड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का उदाहरण है। हम्बोल्ट की बात करें तो यह प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है, जबकि सुशीमा और क्यूरोशियो की बात करें यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इरमिंगर की बात करें तो इरमिंगर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98वां नंबर, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत के उदाहरण पारसनाथ वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। हिमालय, आल्पस, यूराल, त्राकी, जेंटी ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो वह ग्रह है बुध। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इस तरीके